हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ 31 मार्च 2023 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र ने PFRDA लोकपाल की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है। ऑप्शन ए 68, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 71। ऑप्शन सी 70 लॉक करते हैं। ऑप्शन सी 70 सही जवाब है। केंद्र ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA के लोकपाल की उम्र सीमा मौजूदा 65 साल से बढ़ाकर 70 कर दी। PFRDA लोकपाल की भूमिका विनियमों के दायरे में आने वाली शिकायतों और परिवादों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उनके समाधान की सुविधा प्रदान करना है। PFRDA सब्सक्राइबर शिकायत का निवारण विनियम 2015 के अनुसार ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष थी। 27 मार्च को राजपत्रित अधिसूचना में कहा गया है कि PFRDA ने लोकपाल के लिए ऊपरी आयु सीमा को 70 वर्ष में बदलकर उस नियम में संशोधन किया है। लोकपाल के रूप में नियुक्त एक व्यक्ति आमतौर पर 3 साल के लिए पद धारण करता है और अगले 2 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है। तो मौजूदा लोकपाल की जो उम्र सीमा थी वो 65 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 70 साल कर दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश में पहली बार हत्या के आरोपी की जमानत याचिका पर राय जानने के लिए किस हाईकोर्ट के भारतीय जज ने ChatGPT का इस्तेमाल किया है। ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, ऑप्शन बी दिल्ली हाईकोर्ट, ऑप्शन सी राजस्थान हाईकोर्ट, ऑप्शन डी इलाहाबाद हाईकोर्ट। ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट लॉक करते हैं। ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सही उत्तर है। देश में पहली बार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट ने 27 मार्च को हत्या के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ChatGPT का इस्तेमाल किया। न्यायमूर्ति अनूप चित्कारा ने एक हत्या के मामले में जमानत पर विश्वव्यापी दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए ChatGPT का उपयोग किया। उन्होंने AI टूल ChatGPT से पूछा कि जमानत पर न्यायशास्त्र क्या है जब हमलावर बेरहमी से हमला करते हैं। ChatGPT ने ऐसे मामले में जमानत न्यायशास्त्र पर एक व्यापक 3 पैरा उत्तर की पेशकश की। इसके बाद कोर्ट ने जमानत नामंजूर करते हुए याचिका उनकी खारिज कर दी। तो इस तरीके से भारत में पहली बार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा ChatGPT का इस्तेमाल किया गया है। ये अपने देश में पहली बार हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन बी 1225, ऑप्शन सी 1250, ऑप्शन डी 1275। ऑप्शन डी 1275 लॉक करते हैं। ऑप्शन डी 1275 सही उत्तर है। भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर रेलवे स्टेशनों का विकास शामिल है। विकास में मास्टर प्लान की तैयारी और चरणों में उनका कार्यान्वयन शामिल है। इस योजना का उद्देश्य भवन में सुधार करना, शहरों के दोनों किनारों के साथ स्टेशन को एकत्रित करना, दिव्यांगजनों के लिए मल्टी मॉडल एकीकरण
सुविधा प्रदान करना और लंबी अवधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर बनाना है। तो इस तरीके से भारत सरकार ने 1275 रेलवे स्टेशनों को चुना है इसके लिए, जिसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी गई। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी जापान। ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात लोग करते हैं। ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात सही उत्तर है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपनी राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है, जिनका उद्देश्य जीनोमिक कार्यक्रम के विकास और कार्यवहन का समर्थन करने के लिए एक व्यापक विधायी शासन ढांचा प्रदान करना है। यह रणनीति 10 वर्षों तक चलेगी और देश की भलाई में सुधार करते हुए संयुक्त अरब अमीरात जीनोम काउंसिल, जिसे 2021 में स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की देखरेख करेगी। संयुक्त अरब अमीरात जीनोम कार्यक्रम को दुनिया में सबसे व्यापक जीनोम पहलों में से एक माना जाता है और यह देश के निवारक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल एजेंडे को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि यह संयुक्त अरब अमीरात में अनुसंधान और चिकित्सा संस्थानों के साथ सहयोग करता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर में 10 लाख नमूने एकत्र करना है और वर्तमान में लगभग 4 लाख नागरिकों से संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण डेटा शामिल किया गया है। 4 लाख नागरिकों के नमूने लिए गए हैं, जो कि टारगेट था 10 लाख का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी G20 शेरपा बैठक किस राज्य के कोट्टायम में शुरू हुई है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। ऑप्शन बी केरल लोग करते हैं। ऑप्शन बी केरल सही उत्तर है। ये G20 की बैठक केरल में शुरू हो रही है, यानी केरल के कोट्टायम में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी G20 शेरपा बैठक 30 मार्च से केरल के कोट्टायम जिले के सुरमै कुमारकोम गांव में शुरू की गई है। भारत के शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक का समापन 2 अप्रैल को होगा। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 4 दिवसीय कार्यक्रम में G20 सदस्य देशों के 120 से अधिक प्रतिनिधि, 9 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत की G20 थीम वासुदेव कुटुंबकम वन अर्थ है। G20 शेरपा की पहली बैठक दिसंबर में उदयपुर में हुई थी, राजस्थान के उदयपुर में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ल्ड यूथ चैंपियन में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए भारोत्तोलक भराली बेदा ब्रेट, ऑप्शन बी रवीना, ऑप्शन सी विश्वनाथ सुरेश, ऑप्शन डी वंशज। ऑप्शन ए भारोत्तोलक भराली बेदा ब्रेस्ट, ऑप्शन ए लोग करते हैं। ऑप्शन ए भारोत्तोलक भराली बेदा ब्रेस्ट ऑप्शन सही है। इन्होंने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। भारतीय भारोत्तोलक भराली बेदा ब्रेस्ट ने अल्बानिया के डुरेस में IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता। 15 वर्षीय बेदा ब्रेस्ट ने
कुल 267 किलोग्राम यानी 119 किलोग्राम प्लस में 148 किलोग्राम उठाकर इस चैंपियन में तीसरा स्थान हासिल किया है। आर्मानिया के सेरोजा बरसंदान आर्मानिया के सेरोजा बरसंदान 275 किलोग्राम यानी 128 किलोग्राम प्लस 147 किलोग्राम और सऊदी अरब के मोहम्मद उल मार्जोक 270 किलोग्राम यानी 119 किलोग्राम प्लस 148 किलोग्राम ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते। बराली ने क्लीन एंड जंक वर्ग में भी 148 किलोग्राम का श्रेष्ठ भार उठाकर कांस्य पदक जीता। 13 से 17 वर्ष की आयु में भारोत्तोलक वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के लिए पात्र होते हैं, यानी जो इसकी समय सीमा होती है वो 13 से 17 साल होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बीएमसी मानसून से पहले कितने स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करेगी? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 60। ऑप्शन डी 60 सही उत्तर है। बीएमसी मानसून से पहले 60 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करेगी। ये इस तरह के होंगे। मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने आपदा प्रबंधन विभाग ने शहर के मौजूदा 60 में 60 स्वचालित मौसम स्टेशन जोड़ने का फैसला किया है। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च जिसे बोला जाता है NCCR ने स्थानीय मौसम डेटा मुख्य रूप से वर्षा के संग्रह में सहायता के लिए 97 अतिरिक्त स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। तकनीकी कारणों से 37 जगहों पर स्टेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए 60 जगहों पर स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस परियोजना में अनुमानित लागत 17.33 करोड़ है। 17.33 करोड़ है। यह स्थानीय मौसम की जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। तो मुंबई नगर निगम के द्वारा 60 में से 60 स्वचालित मौसम स्टेशन जोड़ने का फैसला किया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नासा जून 2023 तक कितने इंसानों को मंगल ग्रह पर रहने के लिए भेजेगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी 4 लॉक करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। नासा 4 आम इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारी कर रहा है 2023 में ही। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इन गर्मियों में 4 लोगों को मंगल ग्रह पर रहने के प्रशिक्षण दे रहा है। हालांकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का इंसानों को पड़ोसी ग्रह पर भेजने का प्रयास नया नहीं है। 4 मार्टियंस मंगल पर नासा के मानव अवशेषण मिशन का हिस्सा होंगे। नासा ने सैटेलाइट भी भेजे हैं। इनसाइट नाम के लैंडर को लाल ग्रह को उसकी पूरी तरह से जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक रोवर मिशन है जिसमें रोवर दृढ़ता, छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर, एनजीटी और संबंधित डिलीवरी सिस्टम शामिल है। पहला एनालॉग मिशन इस साल में शुरू होगा, जिससे दूसरा और तीसरा मिशन 2025 और 2026 में अनुसूचित किया जाएगा। नासा 4 आम लोगों को 1 साल के लिए ऐसी जगह पर रखने जा रही है जहां के हालात मंगल ग्रह की तरह ही होंगे। इस साल जून में मिशन की शुरुआत होगी। 4 लोगों को 1 साल तक मंगल ग्रह के हालात पर रखकर नासा मंगल पर ग्रह की स्थितियों को समझना चाहती है। वह जानना चाहती है कि असल में जब इंसान को मंगल पर उतारा जाएगा, वहाँ अस्थायी रूप से रहने के लिए भेजा जाएगा, तो उसे किस तरह की स्थितियाँ देखनी होगी।
यही सब समझने के लिए स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी पर ही मंगल ग्रह जैसी स्थितियों वाला एक मिशन तैयार किया है। 3D मुद्रित आवास में निजी क्रू क्वार्टर, एक रसोई घर और एक चिकित्सा मनोरंजन, फिटनेस कार्य और फसल विकास गतिविधियों के लिए समर्पित क्षेत्र, साथ ही एक तकनीकी कार्य क्षेत्र और 2 बाथरूम शामिल है। ये सब 3D मुद्रित होगा, जो उन्हें दिखेगा कि एक क्वार्टर है, एक रसोई है, एक चिकित्सा है, एक मनोरंजन है, एक फिटनेस है, कार्य और फसल विकास गतिविधियों के लिए समर्पित क्षेत्र है। ये पूरा ये सब 3D मुद्रित होगा। तो नासा 4 आम लोगों को 1 साल के लिए मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारी कर रहा है और इसका जो दूसरा मिशन है वो 2025 में शुरू होगा और जो तीसरा मिशन है वो 2026 में शुरू होगा, जिसके लिए नासा के द्वारा अनुसूचित किया जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के एनजीओ ने चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 जीता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। ऑप्शन डी असम लॉक करते हैं। ऑप्शन डी असम सही उत्तर है। छात्रों के कल्याण मिशन, जिसे लोकप्रिय रूप से तपोवन के नाम से जाना जाता है, विशेष ज़रूरतों और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए काम करने वाले असम के पाठशाला के एक गैर सरकारी संगठन को प्रतिष्ठित चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है और शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, पोषण, खेल और रचनात्मक कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है। 2005 में स्थापना के बाद से तपोवन विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए लगातार काम कर रहा है। जागरूकता के अलावा स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, संगीत और अन्य कौशल प्रदान कर रहा है। तो इस तरह चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया असम के एक पाठशाला के गैर सरकारी संगठन को, और वो भी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को टेक्सास विश्वविद्यालय से लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी नवीन जिंदल, ऑप्शन डी गौतम अडानी। ऑप्शन सी नवीन जिंदल लॉक करते हैं। ऑप्शन सी नवीन जिंदल सही उत्तर है। ये फोटो जो आप देख रहे हो, भारतीय उद्योगपति है नवीन जिंदल। डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय ने भारतीय उद्योगपति नवीन जिंदल को उपयोग, राजनीति और शिक्षा में उनकी उपलब्धियों के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। डलास ने 1992 बैच के टेक्सास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र जिंदल ने एक समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया। प्रख्यात नोबेल पुरस्कार विजेता अजीत संकार के बाद डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय से लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिंदल दूसरे व्यक्ति हैं। विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में जिंदल ने छात्र सरकार के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों रूप में कार्य किया और छात्र नेता का पुरस्कार अर्जित किया। उन्हें 2010 में विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह टेक्सास विश्वविद्यालय का सर्वोच्च पुरस्कार है जो डलास पूर्व छात्रों को स्नातक को मान्यता देने के लिए प्रदान करता है, जिसके योगदान ने समाज को बेहतर बनाया है। तो यह पुरस्कार नवीन जिंदल को दिया गया है टेक्सास विश्वविद्यालय की तरफ से। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसको एक्सिस सिक्योरिटी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए
बी गोप कुमार, ऑप्शन बी प्रणव हरिदासन, ऑप्शन सी अरुण ठकराल, ऑप्शन डी अमिताभ चौधरी। ऑप्शन बी प्रणव हरिदासन लॉक करते हैं। ऑप्शन बी प्रणव हरिदासन सही उत्तर है। ये फोटो है प्रणव हरिदासन का, जिन्हें हाल ही में एक्सिस सिक्योरिटी के एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। एक्सिस सिक्योरिटी ने 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रणव हरिदासन को अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की। प्रणव हरिदासन वर्तमान एमडी और सीईओ बी गोप कुमार की जगह लेंगे, जो एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एमडी और सीईओ के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटी एक्सिस बैंक की सहायक कंपनी है, जो अपने प्रमुख ब्रांड एक्सिस डायरेक्ट के तहत खुदरा ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैनियल मुखी किस देश में पहली भारतीय मूल के कोषाध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया लॉक करते हैं। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर है। भारतीय मूल के डैनियल मुखी हैं, जिन्हें कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। डैनियल मुखी किसी भी ऑस्ट्रेलियाई राज्य में कोषाध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले राजनेता बन गए हैं। डैनियल मुखी ने पवित्र भगवत गीता को अपनी भक्ति की प्रतिज्ञा के रूप में अपनाकर शपथ लिया है। शपथ समारोह में न्यू साउथ वेल्स NSW के प्राइमर क्रिस मिन्स और 6 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। डैनियल मुखी इस पद के लिए स्टीव नॉन की जगह लेंगे। डैनियल मुखी ऑस्ट्रेलियाई राज्य में कोषाध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले राजनेता बन गए हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने आगामी IPL संस्करण के लिए हार्बर लाइफ को अपने आधिकारिक भागीदार के रूप में साइन किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन बी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI, ऑप्शन डी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI लॉक करते हैं। ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI सही उत्तर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पोषण कंपनी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड को टाटा प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन 2023 के लिए पार्टनर के रूप में साइन किया है। टाटा IPL 2023 इस महीने से देश में 31 मार्च से 21 मई तक खेला जाना है। हर्बल लाइफ दुनिया भर में 150 से अधिक एथलीटों, टीमों और कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है, जिसमें विराट कोहली, मैरी कॉम, मानिका बत्रा, लक्ष्य सेन और हाल ही में हस्ताक्षरित स्मृति मंधाना और पलक कोहली जैसे खेल के दिग्गज शामिल हैं। तो BCCI ने पोषण कंपनी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को टाटा प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन 2023 के लिए पार्टनर के रूप में साइन किया है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करना, जो हम मेहनत कर रहे हैं आप और मैं, वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से कुछ नया सीखने को मिल सके। यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिल सके। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। जय हिंद, जय भारत।